अभी तक तो एक कहावत थी अभी तक तो एक कहावत थी कि सांग बड़ा और रात छोटी। अब कहावत ये बनानी पड़ेगी कि ये मित्र ज्यादा फल छोटा। फल मित्र ज्यादा और फल छोटा। मित्रों, ऐसे तो मिलते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ दो तीन इश्यूज ऐसे हैं जो निर्णय हमने कुछ किए हैं, तो उस नाते से उसकी एक जानकारी देने के लिए और आज ये विषय हम आपके सामने रख रहे हैं। वैसे तो नई योजनाएं बहुत हम बनाते हैं और जनता के हित में बनाते हैं, तो जनता हित में लगातार योजनाएं बनती हैं। नई व्यवस्थाएं बनाने में कुछ न कुछ कठिनाइयां छोटी मोटी शुरू में आती है, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन करना इतना आसान नहीं है, और फिर जब कर दिया जाता है तो उसको स्वीकार करना भी आसान नहीं है। बहुत लोग उसको स्वीकार इसलिए भी नहीं कर पाते कि या तो उनको समझ में नहीं आता, और या समझ में आने भी लगता है तो उनको लगता है कि हमारे हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी, ये तो जनता को सीधा लाभ होगा जो हम आज तक कर नहीं सके, और ये लाभ अगर जनता को हो गया तो जनता फिर हमारी बात कैसे सुनेगी। उस प्रकार से उसके विरोध खूब होते हैं। उसी प्रकार का एक विषय, और वो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ विषय है। जिसे कहते हैं ना कि जमीन से जुड़ी बात हो तो बड़ी मजबूत होती है। आज एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जो जमीन से जुड़ा हुआ है। हमने एक शब्द सुना है, इंतकाल, सुना है ना। लेकिन आज से पहले जो व्यवस्थाएं चल रही थी वो इंतकाल के लिए आदमी लगा रहता था और सालों साल लगा रहता था। इंतकाल हो नहीं पाता था और उस आदमी का इंतकाल हो जाता था। इंतकाल का डबल मतलब। तो इसलिए वो आदमी का इंतकाल ना हो तो जो पहले वाला इंतकाल है, जमीन का इंतकाल, वो कैसे हम ठीक से कर सकें। हमारी पार्टी का एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी, और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था, और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी तो उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल जड़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी, और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा, और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी देखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो जो म्यूटेशन है वो कंटेस्टेड मानी जाएगी। कंटेस्टेड मतलब अभी ये जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक ये इंतकाल नहीं होगा। अगर 10 दिन के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ऑटोमेटिकली उस जमीन का इंतकाल हो जाएगा, और वो फिर अपने आप रजिस्टर में नाम बदल जाएगा, मालिक का नाम बदल जाएगा, उसमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे व्यवस्था परिवर्तन के हम काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ आज तक के जितने काम किए हैं उसमें सुविधाएं तो सभी में मिल रही हैं, लेकिन ये एक ऐसी सुविधा है जिसकी लोगों को बहुत बड़ी इंतजार थी। चाहे शहरी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो गांव की प्रॉपर्टी हो, उन सब का इंतकाल ऑटोमेटिक करने की हमने सुविधा कर दी है, और इसका एक पोर्टल हमने बनाया है। उस पोर्टल को क्या लॉन्च करना है? इस पोर्टल का हम अभी automatic generation of mutation in web health by so and so,
एक विषय तो ये आपके सामने रखना था। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ विषय है, तो इसके बारे में वैसे प्रस्तुतिकरण भी है। चलिए पहले FCR साहब अगर ठीक है, ठीक है। 1 मिनट से अधिक नहीं। हाँ, ये आप बीच का बटन दबाते जाएंगे तो स्लाइड बढ़ती जाएगी। आप करिए इसको। ये सब 4 तरह की रजिस्ट्रियां आज होती हैं, सेल, गिफ्ट या रहन जिसको कहते हैं, मॉर्गेज, पोजेशन या फैमिली ट्रांसफर, जो पारिवारिक एक्सचेंज होता है। तो इन चारों को वेब एड्रेस पे ही आपको रहन का रजिस्ट्री होती है। तो जैसे मुख्यमंत्री ने दबाया है, इसके बाद से जैसे ही रजिस्ट्री होगी अगले ही क्षण ऑटोमेटिकली म्यूटेशन जनरेट होगा और जो रजिस्ट्री के आंकड़े हैं, कौन किसने किसको बेचा, कितना बेचा, वो आ जाएगा। और जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सारा डेटा जो है पब्लिक को इस प्रकार से दिख जाए, यानी रजिस्ट्री होने के 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये इंतकाल, जिसको हम कहते हैं परत पटवार गोष्ठी है, ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसको देख सकता है। और इस पे आपत्ति करने के लिए आगे बटन बनाए गए हैं। वो जो है म्यूटेशन जनरेट होने के बाद, ये आपने देखा इसमें लिखा हुआ ऑब्जेक्शन। तो अगर ऑब्जेक्शन होगा तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि 10 दिन में एक भी ऑब्जेक्शन आ गया तो इंतकाल कंटेस्ट एरिया मुमकिन आ जाए, इंतकाल हो जाएगा, जो एसटीएम को चला जाएगा। और नहीं आया तो वो सीआरओ द्वारा स्वीकृत कर दिया। ऑब्जेक्शन जो करेगा वो पीडीएफ कॉपी चाहे 100 पेज की लगा दे, चाहे 200 पेज की, कि मेरे पास ये अदालत का फैसला है, तो उसको हर तरह की सुविधा। तो ये हो ही गया कि या एक्सेप्ट किया। धन्यवाद। हिंदी में वो शुरू में चॉइस है, आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, जमाबंदी वाला जो पोर्टल है, हिंदी इंग्लिश जो उसमें आप चाहे उसमें देख सकते हैं। सर ये कोर्ट की डिग्री वाले जो ऑर्डर कोर्ट की डिग्री के आधार पे नहीं, ये सिर्फ वो हैं जो सेल, मॉर्गेज या ट्रांसफर, फैमिली ट्रांसफर और या गिफ्ट। क्योंकि डिग्री के बाद तो रेवेन्यू को अपना काम करना होता है। डिग्री जब होती है तो फिर रेवेन्यू उसको एक्सेप्ट करके उसकी प्रक्रिया वो करते हैं, उसके बाद ये लागू होगा। ऐसा ही एक दूसरा जो व्यवस्था हमने बनाई है कि जो रजिस्ट्रियां हैं वो सब तहसीलों में होती हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, वो सब करते हैं। अब से व्यवस्था की गई है कि सभी एसडीएम जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है और सभी डीआरओ जो उनके हेडक्वार्टर की तहसील है, डीआरओ सामान्यतः डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर बैठते हैं, एसडीएम सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर होते हैं, तो डीआरओ का जो हेडक्वार्टर है उस तहसील की रजिस्ट्रियां अब तहसीलदारों के अलावा ये लोग भी कर सकेंगे। यानी केवल तहसीलदार के पास ही जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके तहसील में यदि एसडीएम है तो वहां जाके करा सकते हैं, अगर डीआरओ है तो वहां जाके करा सकते हैं। हाँ, कुछ समय के बाद हम ऐसी योजना बना रहे हैं कि इन स्थानों पर, चाहे वो सब नायब तहसीलदार हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे डीआरओ हो और चाहे कोई भी एसडीएम हो, इनके ऑफिस में व्यवस्था करने के बाद हम पूरे जिले की रजिस्ट्री किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी तो तहसील के अंदर की करा सकेंगे, फिर पूरे जिले की करा सकेंगे। बहुत जल्दी उसका भी हम सिस्टम बना करके और आपको आपके माध्यम से हमारे लोगों को हम बताएंगे। ये तो शुरू समझो क्या हो गया, आज से कल रात को नोटिफिकेशन हुई है सर। हाँ, आज से शुरू है, कल नोटिफिकेशन हो चुका है, तो आज से समझो सोमवार से। तो जो बीच में कुछ टाइम उनको व्यवस्था करने का कंप्यूटर वाला कुछ भी होता है, सोमवार से ये शुरू हो जाएगा। हाँ, वही जहाँ कराएगा वही, यानी तहसीलदार की सारी पावर्स जो हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध में जो हैं वो सभी अब डीआरओ को और एसडीएम को दे दी गई। उसको भी एक प्रकार का, हाँ, एक प्रकार का वो भी सब रजिस्ट्रार की उसकी जो पावर्स हैं रजिस्ट्रेशन के संबंध की, वो सारी उसको हो गई। तो जो तहसीलदार करता है वो करेगा। यानी एक प्रकार से वो तहसीलदार की और भी पावर्स होती हैं, केवल सब रजिस्ट्रेशन की जो पावर उसको मिली है, फुल फ्लेज तहसीलदार तो उसको नहीं कहेंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन की पावर्स ये अब एसडीएम को और डीआरओ को भी दे दी गई। जैसे उन्होंने बताया वही मंडे तक व्यवस्था वेब हेल्थ सिस्टम वो सब बन जाएगी।
लेता है तो तहसीलदार या नायब तहसीलदार वो चूज कर सकता अरे है। हमारे बटन एसडीएम और DRO व्यवस्थाएं ऐसी बना देंगे कि टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आ जाओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम लो, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। धीरे धीरे देखिए वो जमाने चले गए। उन जमानों में वो जमाने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए 1 महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर लोग कहते ले लो गैस सिलेंडर ले लो, गैस वाला आया। तो चीजें धीरे धीरे अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही है। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। एक तीसरी एक अनाउंसमेंट जिसकी उत्सुकता आपको पहले भी थी, आपने पूछा भी था, मैंने उसका कहा था जल्दी इसका उत्तर हम देंगे। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार है उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपए की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विदुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विदुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विदुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ अनाउंस हो गई तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन करके जुलाई से हो जाएगी, लेकिन हम 1 जुलाई से इसको लागू कर देंगे, चाहे उसको पोस्ट फैक्टो भी लेना पड़ेगा। संख्या हाँ वो तो मिलेगी, वो तो उसके बाद बुढ़ापा ही मिलेगी। जैसे कल हमने बताया था कि जो विधवा है उस पेंशन का नाम पर बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, तो इनकी भी 60 साल का बुढ़ापा हो जाएगी। दोनों नहीं भाई, 40 से 60 ये है, 60 के बाद वो है बुढ़ापा पेंशन जब लागू होगी। एक मिनट ये प्रश्न बाद में ले लें, बाद में प्रश्न लास्ट में ले। हाँ, मैं संख्या इसकी बता रहा हूँ, आंकड़ा बता रहा हूँ। लास्ट में ले। हाँ, कुल मिलाकर के इन दोनों वर्गों में 71,000 लोगों को लाभ मिलेगा, जो रफली 20 करोड़ रुपया मासिक, अर्थात 240 करोड़ रुपया साल का, ये सरकार के एक्सचेकर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हाँ, उसमें लगभग 65,000 के आसपास तो अविवाहित हैं, पुरुष और महिलाएं, 45 से 60, 180 से नीचे, और 5,700 ये हैं विदुर पुरुष 40 से 60, जिनकी आय 3 लाख से नीचे है। 5,687 आज हमारे पास परिवार पहचान पत्र का डाटा इस समय है। इसमें कुछ परिवार ऐसे हैं जो अनवेरिफाइड हैं, ज्यादा नहीं है, कोई 200-250 ऐसे हैं जिनके वेरिएशन होने के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाए। एक इसी के साथ हमारे जो अनुसूचित समाज के लोग हैं, कल वो आए थे। 2017 में एक आंदोलन किया था उन्होंने, किसी एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध उनका आंदोलन था, देशव्यापी किया था। हरियाणा में भी उनके खिलाफ कुछ मुकदमे हो गए थे, 54 मुकदमे थे, सैकड़ों लोग उसमें नामजद थे, कुछ गिरफ्तार हुए, बाद में बेल पर छूटे हैं, कुछ
गिरफ्तार भी नहीं हुए हैं लेकिन नामजद वो हैं। तो ऐसे हमने फैसला किया कि सभी 54 मुकदमे, बशर्ते को बहुत सीरियस ना हो, तो जो लीगल जो भी एक प्रोसेस रहती है उस हिसाब से उनको वापस लेने का ये निर्णय किया है। 54 हैं और नामजद तो कितने पता नहीं, लेकिन 117 लोग ऐसे थे जो गिरफ्तार हुए थे और जिनकी बेल हुई। आज के प्रमुख विषय तो यही थे। बाकी हमने कैबिनेट के विषय सब आपको बता ही दिए थे। देखिए, सामान्यतः ध्यान में आता है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो अविवाहित व्यक्ति होता है उसको थोड़ा सा उसके मान सम्मान को बड़े होने पर थोड़ा ठेस सी लगने लग जाती है। वो लोग कहते भी कि हमको लोग जो है ना दूसरी दृष्टि से देखते हैं, तो इसलिए हमारा मान सम्मान बढ़ना चाहिए। तो मान सम्मान में एक ही छोटा प्रकार है, कोई हम एकदम कोई उनकी वैसी स्थिति तो नहीं ला सकते जैसी वो चाहते होंगे, लेकिन ये सब होने के बाद कोई उसकी आवश्यकताएं हैं परिवार की, तो वो यानी अपनी कोई आवश्यकता है तो वो उसकी पूरी हो सकती है। परिवार तो उसने बनाया ही नहीं है, तो उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। किसी को छोटा मोटा मानो बहन है, कोई और है, किसी को लेना देना वो अपना कर सकता है। तो कुल मिलाकर के आय जिसकी बहुत कम है उसको एक सम्मानजनक तरीके से अपना जीवन जीने में कुछ सहयोग हो जाए, ये ऐसा तो नहीं है। केवल इतना ही था, कुछ लोगों ने अविवाहित होने के नाते से सिंगल मेंबर फैमिली का एक अपना फार्म भरना शुरू कर दिया था कि हम ही अकेले। अब थोड़े बहुत लालच होते हैं उनके कि अलग से हमको WI का फायदा मिल जाएगा, अलग से हमको आयुष्मान का कार्ड का फायदा मिल जाएगा, तो ऐसे कुछ लाभ होते हैं। हमने तय किया कि हम उसकी वेरिएशन करेंगे। अगर वो परिवार के साथ रहता है तो जिस परिवार में रहता है उसी के साथ उसकी फैमिली ID बनेगी। अलग से केवल इसलिए कि मैं अविवाहित हूँ इसलिए नहीं बनेगी। हाँ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, लोग देख सकेंगे किसके पास कितनी जमीन है, कितनी प्रॉपर्टी है। दूसरा, क्या इससे करप्शन में भी किसी तरह की रोक लगेगी? आप देखते हैं इस तरीके से? देखिए, पहली बात तो है कि केवल म्यूटेशन रजिस्ट्री होगी और म्यूटेशन होगी तो वो उसका सारा कुछ ही पता लग जाएगा, वो तो इसमें व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज जो पर्टिकुलर एक रजिस्ट्री हुई है वो बेनामी नहीं होगी, क्योंकि अब उसके साथ हमने परिवार पहचान पत्र भी देखना शुरू कर दिया है, व्यक्ति एग्जिस्ट करता है। तो आगे तो ये सारी चीजें बंद हो गई है, लेकिन पिछली जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उसका इसके साथ अभी कोई संबंध नहीं है। आगे चल करके कोई व्यवस्था बन गई तो आपको बताएंगे। करप्शन जरूर रुकेगी, क्योंकि म्यूटेशन कराना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक महाभारत होता था। यानी वही पटवारी, वही तहसीलदार, वही सब किसी न किसी बात को अड़ा करके। हमने ये भी देखा है कि एक आदमी ने दूसरे को बेची, उसकी म्यूटेशन नहीं हुई, दूसरे ने तीसरे को भी बेच दी, तीसरे ने चौथे को भी बेच दी, चौथे ने पांचवें को भी बेच दी। पांचवा आदमी जब म्यूटेशन चेंज कराने जाता है तो वो चौथे तीसरे का तो नाम ही नहीं मिलता। तो जो पहला आदमी था 20 साल 25 साल पहले जिसके पास प्रॉपर्टी थी, 4 बार ट्रांजेक्शन होने के बाद म्यूटेशन नहीं हुई, वो म्यूटेशन उसी के नाम पड़ी। हाँ, तो इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या म्यूटेशन की थी। जब हमने 2016 में 15 या 16 की बात में जानिए, राकेश गुप्ता उस समय उनके दिनों में काम लगाया था ये कैसे हम जीरो म्यूटेशन करें। जो नॉन कंटेस्टेड या अनकंटेस्टेड म्यूटेशन है उसमें बहुत बड़ा काम उस समय हुआ था, लेकिन कंटेस्टेड भी बाद में बहुत थी। हम धीरे धीरे उस और भी आगे व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि ये कंटेस्टेड वाला विषय क्यों आता है, ये ना आए, लिटिगेशन में चीज ना जाए, क्लियर कट डॉक्यूमेंट हो। तो क्लियर कट डॉक्यूमेंट में यही चीजें काम आएंगी कि जैसे रजिस्ट्री हुई उसी समय उसकी म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन होने के बाद अगला आदमी फिर जब रजिस्ट्री कराएगा तो उसको समस्या नहीं आएगी, हाथ हाथ उसको मिल जाएगा। पिछली चीजों को संभालने में अभी थोड़ा और समय हमको लगेगा। ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटल जो समस्याएं हैं, जैसे मैंने बताया, उसको एक एक करके ठीक कर रहे हैं। बड़ी समस्या है जो अनऑथराइज कॉलोनीज अभी हैं। कॉलोनीज को ऑथराइज करने का एक अभियान बड़ा चल रहा है, वो ULB भी चला रहे हैं और टाउन कंट्री प्लानिंग भी बना रहे हैं। जो तो शहर का अर्बन एरिया है उसमें तो ULB करेगी,
कि उससे बाहर कोई कॉलोनियां बनी हैं उसको टाउन कंट्री प्लानिंग करेगी। उसमें कई ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है, चाहे वो नीति पॉलिसी में होगा, कोई लॉ में होगा, वो सब चीजें एक एक करके कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों में कुछ घोषणा की भी थी 67 या समथिंग लाइक इतनी, जो उससे पहले एक बार 600 की थी। तो ये 1200 ऐसी नई, 1200 तो बोल के यूएल भी की है, 800 उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग की भी है। 2000 ऐसी कॉलोनीज की लिस्ट हमारे पास है जिसको हमने अप्रूव करने का प्रोसेस चालू किया, उसको जल्दी करें। सीएम साहब एसआईआर को लेकर पंजाब हरियाणा में काफी समय से विवाद चलता है। अब हिमाचल के मुख्यमंत्री ने एक प्रपोजल दिया है कि हम कानून का जो पानी है हरियाणा को सीधा दे सकते हैं, शर्त है कि हरियाणा उनके पास अपने ऑफिसर के लिए जो कागजात है वो दे। देखिए, इनफॉर्मल बातें हैं, सुझाव हमारे पास भी आए हैं, अभी इसका ऑफिशियल कहीं भी कोई, लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने ऑफर की है, क्योंकि कोई एसवाइएल की आवश्यकता उनकी नहीं है, एसवाइएल की आवश्यकता तो हरियाणा की ही है, तो आवश्यकता हमारी है, हम उसका अध्ययन करेंगे। सीधा पानी आपको सतलुज का सीधा हरियाणा को दे देंगे, पंजाब को बाईपास। मेरा क्या कहना है, ये उनकी ऑफर है, मैं स्वागत करता हूँ, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्मली जब हम इसका विचार करेंगे, हमारा डिपार्टमेंट विचार करेगा, टेक्निकल चीजें हैं, और केंद्र से भी हमको एक बार बात करनी पड़ेगी कि जो पहले वाला समझौता है, आखिर वो समझौता भी उसके बदले में ये पक्की बात हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि आगे प्रसाद मिला रही पीछे वाला कुत्ता ले गया। चंडीगढ़ का भी हिस्सेदारी मांगी है हिमाचल ने। वो उनका एक कहीं लिखा हुआ है, कहीं डॉक्यूमेंटल उसमें है कि 7% शेयर चंडीगढ़ का भी है। जो भी देखिए जब ये डिवीजन का विषय आता है, ये तब की बात है, ये कोई एक एक चीज अलग अलग से नहीं विचार की जाएगी, ये तो जिसको कहना चाहिए ना, एक मुश्त सारी बातें आएंगी, उसमें फिर चंडीगढ़ होगा, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया होगा, उसमें एसवाइएल होगा, उसमें हाई कोर्ट होगा, उसमें कितने विषय, असेंबली का भवन है। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, हमें हरियाणा की जनता पर वजन नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा अगर वो हमको एक सिद्ध करके दे देते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर किसी टैक्स का कोई ऐसा टैक्स जो इंटरस्टेट एक एसेट है या एक इशू है, उसमें वो टैक्स लेकर के अपनी जनता को टैक्स दें और उसका वजन बाकी स्टेट्स पर पड़े, ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है, एथिकली भी ठीक नहीं है। सीएम साहब उन्होंने 3 मेंबरों की कैबिनेट कमेटी बना दी है जो सारा रिव्यू कर रही है, और जल्दी ही उन्होंने कहा है कि इसकी रिपोर्ट और जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। हमारा तो एक ही शर्त है, हरियाणा की जनता पर उसका कोई वजन नहीं पड़ना चाहिए। मैंने तो कहा इंतकाल ना होता, उनका इंतकाल हो जाता है। ये जो टाइम लिमिट है कि 10 दिन में ही कोई ऑब्जेक्शन, बाई चांस कोई बाहर गया होता है, किसी को परिवार को पता नहीं होता है कि तुम्हारे में रजिस्ट्री हो रही है, तो मानो 10 दिन उसको नहीं मालूम पड़ा तो उसके बाद वो ऑब्जेक्शन कर सकता है या उसको नहीं। देखिए उसके लिए जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स के सिस्टम है, वो तो सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन रेवेन्यू की जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपना सिस्टम कर दिया। अब एक उस आशंका के कारण से और हम सारी जनता को परेशान करें तो ठीक नहीं है। हमने एक सिस्टम बनाया है और ये सिस्टम अब प्रचारित होगा, सबको पता लगेगा, और सबको पता लगने के बाद जब रजिस्ट्रेशन होती है, उस रजिस्ट्रेशन में जो मालिक लोग होते हैं, अगर उसकी ज्वाइंट प्रॉपर्टी भी है, उसमें भी हम सबको मैसेज देते ही हैं। 10 लोगों की प्रॉपर्टी है तो 10 के 10 को कोई एक आदमी ना बेच जाए, उनको सबको इन्फॉर्मेशन जाती है उस समय, विद इन 10 डेज। ऑनलाइन सारी चीजें हैं, यहाँ बैठा, यहाँ लिखी हुई चीज सारे वर्ड में कोई कहीं भी देख सकता है। तो ये तो मतलब उसको स्वयं ही उसको चुस्त होना पड़ेगा। वो तो आज भी धक्के खाते ही है, आज भी धक्के खाते हैं। स्वामित्व जो शहरी दुकानों की लालडोरे के अंदर 25 लाख 16 हजार की टैक्स 16,000 उसका एक कोई डॉक्यूमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को गया है, बहुत जल्दी क्लियर होगा तो हमारा क्लियर हो जाएगा। बताया ना, अब वहां से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हमको क्लियरेंस जल्दी मिल जाए, क्योंकि ये सारा एरिया ऐसा है जो फॉरेस्ट के सिस्टम में क्लियरेंस लेने पड़ती है। साइट फाइनल आपको कितनी बार बताया है भाई, कितनी बार विषय आती है। देखिए मैंने बताया कि सिस्टम्स को ठीक करना तो उसकी तकलीफ तो होती है,
इनको किसी ने हाथ लगाया नहीं, सब डरते थे। हमने कहा कि नहीं, हमने जनता को सुख अगर पहुंचाना है तो थोड़ा समय प्रसव पीड़ा जैसी होती है ना, तो रिजल्ट तो अच्छा ही होता है, लेकिन वो प्रसव पीड़ा होती है। इस नाते से ये थोड़ी तकलीफें हमको ध्यान में है, लेकिन इसमें सबसे पहले तो प्रॉपर्टी आईडी उसको ठीक करना। हर सप्ताह कैंप लग रहे हैं, 2 बार लग चुके हैं। मेरा उनको एक निर्णय हमने करके बताया हुआ, डायरेक्शन दी हुई है, हर सप्ताह 2 दिन का कैंप लगेगा, जब तक किसी केंद्र पर वो दिन आए एक भी व्यक्ति नहीं आया कंप्लेंट का। उसमें हम प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसका साथ साथ निदान भी हो रहा है। बहुत लोगों के मेरे पास मैसेज आया कि हमारी प्रॉपर्टी आईडी ठीक हो गई है। नहीं, लंबे तो इसलिए कि जब ज्यादा जो एप्लीकेशन आएंगी और वहां जितना उनके पास स्टाफ है, बल्कि आज मैंने डिप्टी कमिश्नर को अभी सवेरे 10 बजे कहा है, उनको ये कहा कि आप यूएलबी का जहां रश ज्यादा है उनको मुहैया कराइए इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर देने कंप्यूटर दो, वर्कफोर्स देनी वो दो, लेकिन यहाँ पेंडेंसी ज्यादा न रहे। लेकिन जो पेंडेंसी होती है वो सोमवार को अगर पेंडेंसी है तो 2 दिन में 3 दिन में ठीक करते हैं, उनको सप्ताह भर काम करना होता है। शनिवार रविवार को एक प्रकार से कंप्लेंट्स लेने का काम ज्यादा है, जो हाथों हाथ ऑन द स्पॉट ठीक हो जाए अच्छा, जो स्पॉट ठीक नहीं होती तो नेक्स्ट 3-4 दिन उसको ठीक करते हैं। कोई है हमारे पास अभी इस बार का फिगर यूएलबी का? हाँ, वो आपको उपलब्ध कराएंगे। वो उसमें से 5 लाख हो गई थी, 3 लाख बाकी थी, वही आप जो बता रहे हैं, 3 लाख के लगभग बाकी थी। हाँ, एट रैंडम चेक किया था, सब ने की थी, बाद में हमने सबसे कंप्लेंट ली। अब उस 3 लाख 3.5 लाख में भी शिकायत कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें डॉक्यूमेंटल ऐसी होती है कि उनके पास भी प्रूफ प्रमाण नहीं होते। कई समस्याएं आज छोटी छोटी समस्याएं इतनी उलझी हैं, हमने तो समझ नहीं आता कि इतने सालों तक ये सिस्टम में कोई घुसा ही नहीं। जैसे उदाहरण के लिए करनाल शहर आधे से ज्यादा अब जो रिकॉर्ड निकल के आ रहे हैं तो श्यामला जमीन पर बसा हुआ है, आधे से ज्यादा। अब बनाएंगे उसका कोई एक्ट बनाएंगे, कुछ और करेंगे, तो करनाल क्योंकि खुद जाकर बैठता हूँ बात करता हूँ, बाकी शहरों का भी देखना पड़ेगा। हमने ये जो दुकानों की 20 साल पुरानी जो किसी के पास कोई वो है किराए पर बैठा है, कोई रसीद है, कोई पटेदारी है, ये है वो है, हमने कहा कि ठीक है सब उनको दे दो, ये रेट ले लो। सब उन्होंने अप्लाई करना शुरू किया। अप्लाई करने के बाद जब रजिस्ट्री कराने लगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज ये लगा कि मलिकियत जो है यूएलबी की है ही नहीं, वहां दुकानें बना दी, जमीन इरिगेशन की है, किराया यूएलबी ले रही है। तो रजिस्ट्री रेवेन्यू वाले तो कहेंगे कि जो मालिक है वही तो रजिस्ट्री करके देगा, अब यूएलबी तो नहीं करके दे सकता। अब अल्टीमेटली इनका हल निकाल रहे हैं। फिर हमने जितने भी शहर के अंदर विभाग हैं उन सबको कहा इस पॉलिसी को अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करने के बाद अब हो जाएगी, अडॉप्ट होगी तो फिर वो भी रजिस्ट्रियां हो जाएंगी। व्यवस्थाओं को करने में हमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं कि समस्या ली और कारपेट की दबा दी। हम तो समस्या के अंदर घुसते हैं और मैं तो आह्वान करता हूं कि आप समस्या लाओ, समाधान हम करेंगे ना समाधान। हाँ जी, अभी वो गवर्नर साहब हमारे जो है वो बुलाएंगे, उनको मैंने कहा प्रदेश में क्लर्क हड़ताल पर पे स्केल बढ़ाने की मांग, डिमांड्स हैं उनकी, कुछ विचार करेंगे कितनी जायज है कितनी नहीं है वो विभाग देखेगा। ये वही वाली बात है कि 4 गुना और उससे ज्यादा क्यों, क्योंकि जब एग्जाम हो जाता है तो 4 गुना को ही चांस दिया जाता है, बाकी भी क्लियर है। देखिए फैसला नहीं, पहली बात तो ये है कि पहले भी कोर्ट्स में जितने केस जाते रहे हैं कोर्ट्स एक ही बात कहते हैं कि आपने फॉर्म भरवाने से पहले जो शर्तें रखी हैं आप यू कैन नॉट चेंज द रूल्स इन बिटवीन द गेम। इसलिए जो रूल्स आपने उस समय बनाए हैं जिसको देना है उसी रूल्स के हिसाब से देना है। तो ये जितने लोगों ने फॉर्म भरे थे 11 लाख 12 लाख उससे पहले की नोटिफिकेशन है ये कि जो पास होंगे कट ऑफ मार्क्स के बाद उनके में से जितनी पोस्ट हैं उसका 4 टाइम्स हम अगला जो फाइनल टेस्ट है 4 टाइम्स मैक्सिमम संख्या इतनी ही लेंगे। तो उसके हिसाब से ही उन्होंने फॉर्म भरे हुए हैं, उसके हिसाब से ही पहला टेस्ट दिया है। अब इन बिटवीन कुछ लोग उनको इस नाते से, और खास करके उसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनको उकसाते रहते हैं कि गारंटेड तुझे नौकरी लेके दूंगा। अब उनके पास कौन से फार्मूले हैं, वो चले गए पिछले फार्मूले पिछली सरकारों के,
वो इस सरकार में कोई फार्मूला ऐसा नहीं है जो गारंटी कर सके मैं तुम्हें नौकरी लेके दूंगा। अब जिनको गारंटेड उन्होंने पढ़ाया है, पढ़ाने के नाम से पैसे ले लिए, कोचिंग के नाम से पैसे ले लिए, अब उनका 4 गुना में नहीं आया तो बाहर हो गए, उनका सिर खाते हैं। आप तो हमको गारंटी ले रहे थे, हमको तो पेपर ही नहीं बैठने दे रहे। अब ऐसे ऐसे लोग हैं जो इनको उकसा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई इसमें बात आएगी भी सही दूसरी स्टेट का अध्ययन करने के बाद, तो अगली कोई एडवर्टाइजमेंट होगी, उस समय तो कुछ सोच सकते हैं। लेकिन इस समय जो एग्जाम होंगे वो तो उन्हीं शर्तों पर होंगे जो पहले नियम लिखे जा चुके हैं। उस नियम को आज हम बदलते हैं तो कोई और व्यक्ति वो कोर्ट में खड़ा हो जाएगा, सारा रद्द हो जाएगा, फिर ये सारा फंस जाएगा। हम इन भर्तियों को ईमानदारी से करना चाहते हैं, भर्तियां हो जाए, योग्य व्यक्ति नौकरी ले जाए। ये जो बांटने वाली प्रक्रिया थी ना, ये चली गई पिछली सरकारों के साथ। अब हम बांटते नहीं है, हमसे तो योग्यता वाले लोग लेके जाते हैं। मैंने बताया वो उस समय विचार करेंगे जब ये सारा एग्जाम हो जाएगा, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, बाकी स्टेट्स का क्या अध्ययन करेंगे, नई एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उससे पहले सोचेंगे। आज किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं। एक मिनट सर, आप कह रहे हैं कि समस्याएं आपके पास लेके आए और समाधान करेंगे, कार्पेट के नीचे नहीं बात करोगे, लेकिन जो पूर्व की सत्ता में रहे हैं वो सीधा सीधा यही कहते हैं सर कि आप तो समस्याएं खड़ी कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र आपने समस्या के रूप में खड़ा कर दिया, लोग धक्के खा रहे हैं, किसानों के लिए आपने किसानों के लिए कई पोर्टल बना दिए, तो किसानों को समझने से इन पोर्टल का करे क्या मतलब, आपके पोर्टल में आपकी व्यवस्था परिवर्तन देखो सर, उनका सवाल है। वो कहते हैं कि यही तो आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। ऐसा है कि इसमें से लाभ कितने लोगों को हो रहा है और परेशानी कितने लोगों की है, ये आंकड़ा शायद वो कभी नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे। मानो ये प्रॉपर्टी आईडी का विषय ले लिया उन्होंने। हम जब कह रहे हैं कि 8 लाख लोगों में से 5.5 लाख लोगों की कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक हो गया, हर सप्ताह हम 20-30 4,000 करेंगे, कुल मिला के 3 लाख लोगों की अगर करनी भी है, कोई सब 3 लाख लोगों को आज ही जरूरत ऐसा तो नहीं है, उसमें प्रायोरिटी पर भी लोग करा सकते हैं। और उसके नाते अगर महीने में 2 महीने में ठीक हो जाती है तो एक व्यवस्था तो बन गई ना कि उस प्रॉपर्टी का अब कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा। उसका लाभ कितने लोगों का हुआ, अब यही विषय परिवार पहचान पत्र का है। परिवार पहचान पत्र का लाभ कितने लोगों को हुआ है इसका अंदाजा उनको नहीं है। उनको तो अंदाजा ये है कि जो लोग गलत बयानी करके मेरी इनकम ठीक नहीं है जी, मेरी इनकम बढ़ा दी है, इसको कम करो, उनके अपने लालच भी हो सकते हैं और गलती भी हो सकती है। अब इसमें मान लो इनकम टैक्स पेज अगर 3.25 लाख लोगों के हमने राशन कार्ड काटे हैं तो प्राइमा फेसी तो ये लगता ही होगा ना, ठीक है जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो क्यों ले रहा राशन। लेकिन उसमें दूसरी गलतियां ध्यान में आई। लोग कहते हैं, कुछ लोग मिले मुझे भी कि हमने तो इसलिए प्रॉपर्टी टैक्स इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न भरी थी, लोन लेना था। बैंक वाले कहते हैं आपकी इनकम कितनी है, ज्यादा इनकम दिखाओगे लोन ज्यादा मिलेगा। अब या तो वहां गड़बड़ है या यहाँ गड़बड़ है, ये गड़बड़ तो छोड़नी पड़ेगी कि जो एक्चुअल इनकम है वही उसको बैंक को भी वही बतानी पड़ेगी। और अगर ज्यादा है इनकम टैक्स भरा तो फिर यहाँ से कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो हम लोगों को एक जिसको कहना चाहिए एक प्रॉपर वे में उनको सिस्टम में आ जाए, सबको लाभ होगा। कोई समय था दुकानदार 2 भैया बनाता था, एक दुकान पर रखता था, घर में रखता था। जीएसटी लगने के बाद कितनी शिल्पों हुई जीएसटी की, हुई ना। आज एक भाई रखता है, वही दुकानदार खुश है, वही इंडस्ट्री वाला खुश है, जान छूट गई। अब जो है वही है, इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया। तो ये चीजों का लाभ एक समय पर मिलता है और कभी कभी कोई श्रेणी ऐसी होती है जिसको लाभ मिलना ही नहीं है। अब जैसे मानो आज ये घोषणा मैंने कर दी अनमैरिड की, अब जो लोग इसमें पात्र नहीं है वो तो नहीं है, होते रहे परेशान। कल को मेरे जैसे तो क्लेम कर सकता है। ऐसी घोषणा करने वाला हरियाणा पहला राज्य, हरियाणा पहला राज्य। नहीं बताया ना, वो ओल्ड मिलेगी एक ही, दो नहीं मिले। इनकम ज्यादा, इनकम ज्यादा है। आज है ना, आज है ना, अनएम्प्लॉयड होने के बाद तो खत्म हो जाती है। हाँ मिलेगी, पड़ा उसी का ब्याज ही आ जाएगा इतना तो। चलिए मैं आप लोगों की किसी की आवश्यकता हो तो मेरे पास आ जाना, मैं भी दे दूंगा। एक बार वो पूछ ले। और लगातार विपक्षी बोल रहे थे कि सीएम का पर 2 विषय उन्होंने उठाई, एक कल भी उठाया सर, आपने ध्यान दिया होगा।
अमृत योजना का उन्होंने कहा कि जो डीएनआईटी का जो रेट था 2200 करोड़ वो 250 करोड़ पे चलेगा, 428 करोड़ का घोटाला सीधा था। हालांकि टेंडर 250 के ऊपर हुए हैं। नंबर 1, नंबर 2, हाई पावर प्रोजेक्ट कमेटी ने जो पाइप डालने का रेट तय किया था उससे ज्यादा 25% ज्यादा रेट पे पाइपें खरीद के बाहर से उन्होंने कहा कि डीसीपी आजकल बहुत काम करती है, हरियाणा के आईएएस अफसरों को करती है, तो डीसीपी जी का देखिए, पहली बात तो कोई इस प्रकार की शिकायत को प्रमाण सहित को देंगे तो उसके ऊपर निश्चित छानबीन होगी। कोई भी हो, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी बख्शा नहीं जाएगा। एक बात, निर्दोष को कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, तीसरा, जहां तक ये सारे सिस्टम्स होते हैं, पहले तो मैं इतनी गहराई तक नहीं गया था, लेकिन गहराई में जाने के बाद हमको भी चीजें ध्यान में आई हैं। अब तो हर चीज हमारी हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर टेंडरिंग होती है, पारदर्शिता होती है, और संयोग से अब उसकी चेयरमैनशिप भी मैं ही करता हूँ। जो डीएनआईटी के रेट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पर होते हैं और उसके बाद लगातार रेट कम ज्यादा होते रहते हैं बाजार के। पहली बार ये जो हरियाणा एचएसआर जो है ये बना था हमारा 1982 में। इससे पहले 1982 के बाद कितने साल बाद बना? अब तो बना था ये 2020, यानी 18 और 20 38 साल के बाद बना। अब उस 38 साल के बाद रेट नहीं बढ़ते हैं थोड़ी है। उस समय तो किसी हिसाब नहीं लगाया कि डीएनआईटी इतने का जो रेट है और इसमें इतने का टेंडर हो गया, क्योंकि इररिलेवेंट हो गई थी चीज। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो पे फिक्स होते हैं हर 10 साल के बाद फिक्स होते हैं, उसके बाद महंगाई रेट के ऊपर तो डीए तो बढ़ता ही रहता है। अब ये अलग बात है कि पिछले जो 2006 से 2016 130 या 32% डीए हो गया था, और अभी डीए 7 साल में 16 से 23 45% हुआ। 7 साल में 45% है। आप में से कोई सरकारी कर्मचारी का नजदीक आदमी हो तो बताओ 45 है कितना है? नहीं, 42 तो पिछली बार था, अभी 3 और शायद जुलाई, अभी कल जुलाई, अभी जुलाई, लगभग ऐसा 3% मान के चला जा रहा है। तो 45%, 3 साल बचे हैं। इस रेशो से 3% में कितना हो जाएगा? 60% मैक्सिमम। और पिछला कितना था पिछले 10 साल में? 130%। तो इसलिए ये चीजें ध्यान करने लायक है कि कब चीज कौन सी क्या होती है। तो ये रेट्स ऐसे ही बढ़ते हैं। फिर जब कोई भी चीज फिक्स की जाती है, ये डीएनआईटी का रेट मानो 100 रुपया है, उन्होंने इंजीनियर्स कैलकुलेट करते हैं अपने तरीके होते हैं करके, वो कोई मार्केट रेट नहीं होता। मार्केट वो होता है कि आपने उसका टेंडर निकाल दिया, और टेंडर लगाने में एक ओपन टेंडर है, बाजार में है, बाजार वाला कोई भी आदमी 110 से देने के लिए नीचे देने के लिए तैयार ही नहीं उसको। तो रेट तो फिर जो मार्केट वाले बताएंगे वो लेना पड़ेगा, डीएनआईटी वाला तो बताना पड़ेगा। हाँ, उस टेंडर में कोई कमी रही, वो रेट वास्तव में बाजार में 100 ही था और टेंडर 110 में दे दिया गया, तो ऐसा प्रूफ तो उनको लाना पड़ेगा। अगर वो प्रूफ लाएंगे हम उसके ऊपर एक्शन कराएंगे। ये तो 100% भी आगे गए थे कई टेंडर, और उनके टाइम पर भी गए थे। एक टेंडर 5 लाख रुपए का और काम हुआ 95 लाख का, कितने परसेंट हो गया? 1900%। लेकिन उसके रेट बढ़ने के कई तौर तरीके, कई बातें होती है। जैसे स्कोप वर्क बढ़ा देते हैं। स्कोप वर्क में एक गली बनानी थी, ठेकेदार लगा दिया, और वहां किसी को ध्यान में आया गली तो दूसरी भी खराब है, इसी टेंडर इसी को ठेकेदार दे दो, वो कहते हैं इसी रेशो में उसको बढ़ा दो। अब रेट तो बढ़ गया उसका, लेकिन वर्क, स्कोप ऑफ वर्क ये बढ़ा क्या? या रेट का अनाउंसमेंट, जो मार्केट रेट है कई बार अचानक जंप करता है। बहुत चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है मामला, क्या करेंगे? रिलायंस से हमारा झगड़ा हो गया पावर का, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं अब ये इतना महंगा हो गया है, कोयले का, अडानी का, नॉट अडानी का, तो उन्होंने फैसला दिया। फिर उनका इस पर समझौता करो, हमें लगा समझौता नहीं करेंगे तो ये पावर ही बंद हो जाएगी। सभी स्टेट्स ने किया समझौता, हमें भी करना पड़ा, रेट्स कैलकुलेट करने पड़े, क्योंकि जो कोल था वो इम्पोर्टेड कोल था। अब इम्पोर्टेड कोल का ना उनके हाथ में ना हमारे हाथ में, तो बहुत चीजें मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करती हैं। इसके बावजूद कहीं कोई कमी मिले, कहीं कोई उसके अंदर किसी प्रकार की गड़ मिले, लिखित शिकायत देनी पड़ेगी प्रमाण से, बजाय वो इधर उधर बोले। देखिए वो एक अलग बात, अलग विषय है उसका भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सेंटर में जो हमारा नगरीय विभाग है, क्या 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 नाम है विभाग का? शहरी विभाग,
हाँ, तो वो उन्होंने क्योंकि उस योजना को चलाया था, नोडल डिपार्टमेंट जो होता है उसको आगे फिर किसी डिपार्टमेंट को देना होता है। उन्होंने कहा कि यूएलबी को दो। हमें ध्यान में आया कि यूएलबी के काम और जो पब्लिक हेल्थ के काम है उसमें कई बार मैचिंग में गड़बड़ होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये काम सीवरेज का, पानी का, ये सब पब्लिक हेल्थ का काम है। इसलिए हमने, क्योंकि पिछली बार कुछ शहरों में ये कमी हमको ध्यान में आई है, लेकिन उसमें कोई एम्बेजलमेंट हुई ऐसा नहीं है, टेक्निकल गड़बड़े हैं, इंजीनियरिंग लेवल की गड़बड़े हैं, वो हमको ध्यान में आई। उस डिफेक्ट को ठीक करने में हो सकता है हमको थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन दूसरा कोई कारण कोई कहे कि इसलिए बदला, यूएलबी में गड़बड़ थी इसलिए पब्लिक हेल्थ को दिया। पब्लिक हेल्थ का एक्सपर्टाइज है उसमें, इसके लिए तो इस बार आखिरी प्रश्न, एक आखिरी चलो। लेकिन अब एनआईए के हवाले से ये खबर है कि हरियाणा के कुछ इस तरह के जिले जहाँ पर देशों से जो ड्रग आती है वो यहाँ रिफाइनरी के तौर पर यहाँ पर रिफाइन की जाती है। करनाल और कुरुक्षेत्र का उसमें हवाला दिया गया कि यहाँ एक रिफाइनरी स्थापित की गई। क्या आपके पास इस तरह की जानकारी? देखिए, ऐसा कोई विषय मेरे पास नहीं आया है, लेकिन अगर कोई ऐसा विषय आता है तो हम उसको उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। हाँ, नशे की जो लत है या जो आदत है कुछ जिलों में बढ़ी है, खास करके जो पंजाब के साथ लगते हुए जिले, उसमें पहले भी नेशनल जो क्राइम ब्यूरो है उसके अंदर 10 जिलों का नाम हमारा हरियाणा का भी आया था। हम उसके लिए अलर्ट हैं, उस पर काम करने के लिए। पीछे हमने 26 जून को सभी सामाजिक संस्थाएं, उन सब लोगों को बुला करके एक वातावरण बनाया गया है कि वो सब इसको ओन करें। और जिला शाह जो अपना टास्क फोर्स बन रही है, प्रदेश की टास्क फोर्स बन रही है, तो इसमें पुलिस के विभाग के लोग भी लगे हैं। सब जनता को इसमें शामिल करके इस अभियान को आगे हम बढ़ाएंगे, ताकि एक अभिशाप है ये अभिशाप कैसे हम दूर कर सके, बच सके। लास्ट आपका बड़ा अच्छा ये कब तक शुरू कर जाएगी? उसमें जैसे जितने विदेश से लाने की कोई हरियाणा में पहली बार देखिए, हमारी कल भी बैठक हुई है, कल 5 थी 6 कल परसों 5 थी, कल 5 थी आज 6। तो कल भी केंद्र के जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के लोग आए हुए थे और हमारी भी टीम गई थी, टूरिज्म की, बाकी सब ज्वाइंट एक एफर्ट है। उस पर बहुत चीजें काम हो गए हैं, उसके स्टेप्स भी तय कर लिए हैं कि जो चीजें हमारे डिपार्टमेंट्स के लेवल पर हैं, कुछ रेवेन्यू लेवल की हैं, कोई ईएलबी की हैं, बाकी सब है, फॉरेस्ट की भी हैं, वो सब कर रहे हैं उसमें। और एक धीरे धीरे एक काम बढ़ाते हुए उसकी पीएमसी वगैरह तय करना है। और कल एक प्रेजेंटेशन भी हमने देखी है, कोई इंटरनेशनल लेवल के लोग आए हुए थे, उन्होंने हमें प्रेजेंटेशन दी है, अच्छी प्रेजेंटेशन थी। लेकिन एक और पीएमसी, उनको भी टेंडर में 2 नाम आए हैं, वो भी हमको बताएंगे, दिखाएंगे। फिर इसके बाद एक चयन करके और किसको हमको काम देना है, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि प्रेजेंटेशन के बाद ही फैसला कर सकते हैं कि इनका काम ठीक है या उनका काम ठीक है। वर्ल्ड वाइड जितने अच्छे जू हैं उन सबका अध्ययन करेंगे, और अध्ययन करने के बाद ये, क्योंकि कार्यक्रम केवल कोई हरियाणा सरकार का अकेले का नहीं है, केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है, हरियाणा भी है, और वर्ल्ड वाइड जो अच्छी चीजें हैं वो हम देख भी रहे हैं। मैं पीछे शारजा में खुद भी गया था। उस नाते से इसको जल्दी शुरू करेंगे, और मुझे लगता है कि पहला फेज इसका 2025 के आसपास इसको हम शुरू करने, पब्लिक को देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कई फेज में काम होगा। एक दो बातें और मैं जरा आपके सामने रखनी है। एक तो आपकी जानकारी के लिए, जो दिव्यांग है, दिव्यांग को एक प्रमाण पत्र ये हमको देना होता है। तो हमारे पास अभी जो संख्या है लगभग 2,78,000 कुल संख्या है, जिसमें से पेंडेंसी जो है वो कुल 73,197 लोग ऐसे हैं जो 26% बनते हैं, जिनको अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं दिए जा सके। अब चूंकि ये डाटा हमारे पास परिवार पहचान पत्र का आ गया है, हमने निर्देश दे दिए हैं डिपार्टमेंट को कि यूडीआईडी कार्ड जो है वो जल्दी से बनाए जाएं, और उसका जो एक्सपेक्टेड टाइम है, अब वो हर जगह अलग अलग, जितनी वर्कफोर्स है या जितनी पेंडेंसी, उस हिसाब से सबने 2 सप्ताह से लेकर के और मैक्सिमम 8 सप्ताह का समय लिया गया है। तो ये 8 सप्ताह के अंदर अंदर ये जो 73,197 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र ये बन जाएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ी कठिनाई लोगों की थी, जिसके ऊपर हमने ध्यान करके इसको आगे बढ़ाया है। ऐसे बढ़ने चाहिए, लेकिन अब लोग धक्के खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनकी किसी का सर्टिफिकेट नहीं बना, किसी का कुछ नहीं है। अब वो सर्टिफिकेट भी बनेंगे, हमको इसको मेडिकल बोर्ड भी बनाने पड़ेंगे,
क्योंकि बहुत स्लो काम हमारे मेडिकल हेल्थ साइड में जो इक्विपमेंट्स हैं, जो टीमें हैं, वो काम नहीं कर पा रही थी। तो अब उसको हमने कह के ये 8 सप्ताह अभियान के तौर ऑटोमेटिकली अभियान ले रहे हैं। इन सबके कार्ड 8 सप्ताह के अंदर बन जाएंगे, आगे ये साथ साथ बने ऐसी व्यवस्था करेंगे। सीएम साहब, इसी प्रकार एक विवाद बड़ा जबरदस्त इसमें सामने आ रहा है दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में कि जो बड़ा हॉस्पिटल है जैसे पीजीआई पूरा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नॉर्थ इंडिया, अगर उसने एक दिव्यांग को 70% या 60% का प्रमाण पत्र दे दिया, अब उन्होंने व्यवस्था बदल दी कि जिलों में जाके कराइए आप। जिलों में जाके जब करा रहे थे, जिलों में वो परसेंटेज डाउन कर दी उन्होंने। जब एक प्रमाण पत्र पीजीआई ने इशू कर दिया, अपील तो का उसकी सिस्टम व्यवस्था के मुताबिक करे। ऐसा है कि वैसे तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसी आती है उसमें एक अपील भी होती है, और अपील के बाद स्पेशल बोर्ड बनता है, वो बात ठीक है कि ये ठीक है। फिर भी ऐसे केसेस कितने हैं, और हमको अगर हेल्थ डिपार्टमेंट और पीजीआई के लोगों की कोई जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कोई तालमेल, उनकी मीटिंग करानी होगी ताकि पैरामीटर्स एक जैसे फिक्स करें। तो पैरामीटर्स में छोटी छोटी बात के ऊपर कई बार चेंज हो जाता है। मानो पोलियो है, कितने % है, वो उनकी मशीनें हैं अलग टाइप से उसको करती हैं। हाथ का कोई अंग कटा है, उंगली कटी है, यहाँ तक कटी है, यहाँ तक कटी है, इसमें भी कई वेरिएशन आ जाती हैं। तो वेरिएशन थोड़ी बहुत तो सब जगह की अपनी अपनी मिलेगी, मेजरमेंट के विषय है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन आती है तो वो जरा चिंता की बात है। एक विषय और, एक नॉर हमने एक ऐसी योजना दी है, उसकी नोटिफाई तो हो चुका है, लेकिन आपसे शायद उसकी चर्चा हमारी बहुत कम हुई है, और वो योजना है दयालु योजना। दयालु योजना में भी हमने जो गरीब परिवार हैं, आय वही 1,80,000 कि जिनके परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, उसको तुरंत कोई ना कोई आर्थिक सहायता मिले। हालांकि ये योजना कोई खुशी की योजना नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार को सहायता मिले इसलिए एक संवेदनशीलता दिखा करके हमने ये काम किया है। और उस योजना में अगर 1,80,000 से नीचे का परिवार है और उसमें 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5 नहीं 6 वर्ष से 12 वर्ष तक उस परिवार को 1,00,000 रुपया मिलेगा, किसी भी कारण से डेथ हुई हो। वो है कि डेथ का रजिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे उसको फास्ट कर रहे हैं कि हर डेथ जो है दैट शुड बी रजिस्टर्ड, हर बर्थ है दैट शुड बी रजिस्टर्ड। इसकी व्यवस्था हम बना रहे हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से बनेगी, चाहे आंगनबाड़ी से बनेगी, चाहे गांव में चौकीदार, शमशान घाट, ये सबको इन्वॉल्व करके और उसकी व्यवस्था बनेगी। अभी तक ये सारा मैं बताता हूँ, फिर संख्या बताऊंगा। 12 से 18 वर्ष तक, 12 से अधिक और 18 तक उस परिवार को ऐसे किसी सदस्य के जाने के बाद 2 लाख रुपए मिलेंगे, और 18 से 25 वर्ष तक ये 3 लाख मिलेंगे। इसमें सब में 18 से ऊपर की कुछ सरकारी योजनाएं जैसी होती हैं, प्रधानमंत्री मानो जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना, वो 2 लाख रुपए वहां से मिलेंगे और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा सरकार और देगी, तो कुल 3 हो जाए। 25 वर्ष से 40 वर्ष तक इसमें 5 लाख का प्रावधान किया गया है। 2 लाख रुपया तो उस योजना में से, चाहे वो जीवन ज्योति बीमा योजना हो या सड़क सुरक्षा बीमा योजना हो, और 3 लाख रुपया सरकार अलग से देगी। 40 से ये हमने 45 कर दिया था, आपके पास डाटा पुराना है। ये 25 से 45, ये 25 से 45 है, और 45 से 60 अगेन ये 3 लाख रुपया है ना। 45 से 60 ये 3 लाख रुपया। इसमें भी नहीं, इसमें भी एक श्रेणी में 2 लाख 45 से 50 वालों को मिलेगा, वो श्रेणी है PMJJPY, और दूसरी श्रेणी में वो 60 साल तक क्या, वो 70 साल तक भी मिलेगा, वो 2 लाख मिलेगा। लेकिन वही है जो इन योजनाओं से मिलेगा, उसके बाद अतिरिक्त 1 लाख रुपया 45 से 50 ये सरकार देगी, और 50 से 60 भी 1 लाख रुपया उस योजना में जो मिलेगा, उसके अलावा 1 लाख रुपया सरकार और देगी। तो मानो कुल मिलाकर के 6 से 12 1 लाख, 12 से 18 2 लाख, 18 से 25 3 लाख, 25 से 45 5 लाख, 45 से 60 3 लाख, और फिर 60 से 70 उस योजना में ही 2 लाख मिलेगा जो योजना का बीमा हुआ है, इसके ऊपर कोई योजना नहीं। तो ऐसे परिवार अब जिनको पता लग गया और रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया उन्होंने, 227 लोगों को ये पैसा जा चुका है। लगभग 600 लोग अब लिस्ट में और हैं जिनका वेरिफिकेशन होते ही और वो पैसा उनको तुरंत चला जाएगा। वेरिफिकेशन का भी एक ऑटो मोड बना रहे हैं हम, ताकि जहां रजिस्ट्रेशन उसकी डेथ की अगर साथ साथ होती रहे
तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अभी डेथ का रजिस्ट्रेशन लोग, हाँ जी, 1 अप्रैल से ये बेनिफिट चालू हो चुका है। 1 अप्रैल के बाद जिन भी लोगों की डेथ हुई और वो प्रमाणित उस डेट के हिसाब से वो कर देते हैं, तो इनको ये लाभ पॉलिटिकली बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा चलेगा। गीता का संदेश है कि जो हुआ सो ठीक हुआ, जो हो रहा से ठीक हो रहा, जो होगा सो ठीक होगा। धन्यवाद। चलो धन्यवाद।